Hello student, myself Rahul Kumar Sen, Assistant Professor in Mechanical Department. So first of all, we will perform experiment which is based on chem analysis. But before starting our experiment, we will discuss some basic concepts came एंड फॉलोअर. सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आज हम एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं जिसका नाम है केम एनालिसिस. ठीक है, और हमारे जो एक्सपेरिमेंट का जो एम है वो है स्टडी ऑफ वेरियस केम फॉलोअर अरेंजमेंट एंड टू प्लॉट डिस्प्लेसमेंट वर्सेस एंगल ऑफ रोटेशंस कर्व फॉर वेरियस केम. ये हमारे एक्सपेरिमेंट का एम है जो कि हमें आज एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना है प्रैक्टिकली. बट जब हम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे उससे पहले हमें कुछ बेसिक टर्म्स जिसका हमें नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है. सो जो हमारा प्रैक्टिकल है वो केम और फॉलोअर अरेंजमेंट से रिलेटेड है. तो हमें ये पता होना चाहिए कि केम क्या होता है एंड फॉलोअर क्या होता है. ठीक है, सो इस लाइन डायग्राम में जैसे कि मैं यहाँ पे आपको शो कर रहा हूँ केम एंड फॉलोअर मैकेनिज्म. तो स्टूडेंट्स, केम एंड फॉलोअर, ठीक है, ये दो एलिमेंट्स होते हैं. ठीक है, इनके बीच में क्या होता है, एक मैकेनिज्म होता है और उस मैकेनिज्म से जो मोशन होता है किस में कन्वर्ट होता है, मतलब ये जो कन्वर्जन जो होता है वो होता है आपके रोटरी मोशन इनटू रेसिप्रोकेटिंग मोशन. इन सिंपली अगर हम बात करें केम एंड फॉलोअर मैकेनिज्म की, तो इसमें क्या होता है कि केम एक डिवाइस होता है, एक एलिमेंट होता है जो कि कौन सा एलिमेंट होता है, रोटेटिंग एलिमेंट होता है. ठीक है, अब जैसे कि आपको ये रोटेटिंग डिवाइस विद ए स्पेसिफिक प्रोफाइल शेप यहाँ पर नज़र आ रहा है. ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसके साथ में कोई दूसरा एलिमेंट भी होता है जैसे कि आपको यहाँ पर ये शो हो रहा है. तो इसमें देखिए आप, ये है हमारा केम. ठीक है, तो ये केम को मैंने यहाँ पर शो किया है. अब सपोज केम क्या करता है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जो भी डायरेक्शन में रोटेट करता है. तो केम इज ए रोटेटिंग मसिंग एलिमेंट विच गिव्स रेसिप्रोकेटिंग और ऑसिलेटिंग मोशन नोन एज अनदर एलिमेंट इज लाइक अ फॉलोअर. केम एक ऐसा रोटेटिंग एलिमेंट होता है जो दूसरे एलिमेंट को क्या करता है, मोशन प्रोवाइड करता है. ठीक है, सो ये रोटेटिंग एलिमेंट है. तो इसके रोटेटिंग एलिमेंट दैट मीन्स ये एक इंडिपेंडेंट एलिमेंट है. ठीक है, अब उसके साथ अटैच है दूसरा एलिमेंट जिसको हम बोलते हैं फॉलोअर. जब ये रोटेट करता है तो इसके रिस्पेक्ट में जो फॉलोअर है हमारा अप एंड डाउन मोशंस करेगा. क्लियर. सो आपको यहाँ से दिखाई दे रहा है कि केम क्या कर रहा है, आपका रोटरी मोशन कर रहा है. तो रोटरी मोशन जैसे ही करेगा तो इस दौरान क्या होगा कि इन दोनों के बीच में जो कांटेक्ट होगा वो होगा आपका पॉइंट कांटेक्ट या लाइन कांटेक्ट, और इसी को हम एक तरह से हायर पेयर भी बोलते हैं. जैसे कि आप जानते हैं कि हमने लास्ट टाइम क्लासेस में पढ़ा था कि हायर पेयर क्या होता है. तो हायर पेयर में क्या होता है कि जो भी दो एलिमेंट्स होते हैं वो दोनों एलिमेंट्स के बीच में पॉइंट या लाइन कांटेक्ट होता है, तो उसको बोलते हैं हम हायर पेयर. तो ये केम एंड फॉलोअर कंस्टिट्यूट जस्ट अ हायर पेयर. ठीक है, सो अब अगर मैं डेफिनेशंस की बात करूँ केम की, तो यहाँ पर हमारे पास डेफिनेशन लिखी हुई है. तो इसको किस तरह समझ सकते हैं कि इट इज़ अ मैकेनिकल एलिमेंट विच ड्राइव्स अनदर एलिमेंट नोन एज फॉलोअर इन ए स्पेसिफिक वे थ्रू द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट. द कॉमन फॉलोअर हैव अ लाइन कॉन्टैक्ट एंड कंस्टिट्यूट अ हायर पेयर, जो कि मैं आपको अभी बता चुका हूँ कि केम एक रोटेटिंग एलिमेंट होता है. कौन सा रोटेटिंग या मैकेनिज्म होता है जो क्या करता है, एज ए ड्राइवर का काम करता है. और ये क्या करता है, किसी दूसरे एलिमेंट जिससे अटैच्ड होता है ये आपका फॉलोअर, तो ये इसको मोशन प्रोवाइड करता है. तो जब केम आपका रोटेट करेगा तो उसके रिस्पेक्ट में आपका जो फॉलोअर है अप एंड डाउन मोशंस करेगा. अब स्टूडेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि केम की बेसिक एप्लीकेशंस क्या होती है, हम केम का यूज़ क्यों करते हैं. जनरली केम जो मैकेनिज्म है वो कहाँ पर यूज़ होता है. तो केम मैकेनिज्म आर वाइडली यूज फॉर जनरेटिंग अ वेराइटी ऑफ मोशन. जब भी हमें वेराइटी ऑफ मोशंस की ज़रूरत पड़ती है जनरेट करने के लिए तो हम केम मैकेनिज्म का यूज़ करते हैं. एंड केम आर फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल मशीन. अब जो केम मैकेनिज्म होता है
आजकल हर तरह की मशीन्स में ये पाया जाता है। और ख़ास करके अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल कंबशन इंजन, ठीक है, आईसी इंजन में इसका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, सो आईसी इंजन जनरली ऑटोमोबाइल इंजन में जो इंटरनल कंबशन इंजन होता है, जहाँ पर हम क्या करते हैं, किसी भी इंजन में जो वॉल्व्स होते हैं हमारे, इनलेट वॉल्व्स होते हैं और आउटलेट वॉल्व्स होते हैं, तो केम मैकेनिज्म की हेल्प से हम उस वॉल्व को क्या कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं। उसके बेस पर ये कब ओपन होता है और कब क्लोज होता है, तो ये केम मैकेनिज्म के थ्रू क्लियर होता है। ठीक है, सो टेक्सटाइल मशीन टूल्स में भी हम केम मैकेनिज्म का यूज़ होता है, और कई तरह की प्रिंटिंग मशीन्स होती हैं, वहाँ पर भी हम केम मैकेनिज्म का यहाँ पर भी वाइडली यूज़ होता है। सो स्टूडेंट्स, आपको उम्मीद करता हूँ कि केम के बारे में तो बेसिक चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब मैं वन बाय वन केम एंड फॉलोअर, ठीक है, दोनों के बारे में आपको बताऊंगा और उनके क्लासिफिकेशंस के बारे में भी आपको क्लियर करूंगा कि केम के क्लासिफिकेशंस क्या है और फॉलोअर के क्लासिफिकेशंस क्या है। तो आपको उम्मीद करता हूं कि ये दोनों एलिमेंट केम एंड फॉलोअर यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ केम एंड क्लासिफिकेशंस ऑफ फॉलोअर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ केम्स। ठीक है, सो केम कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर फिजिकल शेप। तो अगर हम फिजिकल शेप की बात करें तो हम केम को 3 कैटेगरी में क्लासिफाइड कर सकते हैं। एक होता है हमारा रेडियल और डिस्क केम, दूसरा होता है हमारा सिलिंड्रिकल केम और तीसरा होता है हमारा वेजेस केम। ठीक है, सो जैसे कि आपको यहाँ पर डायग्राम में ये चीज़ दिख रही है कि ये जो रेडियल और डिस्क केम है, इस केम में क्या होता है कि देखिए, जैसे कि ये आपका एक स्पेसिफिक शेप होता है केम का, तो इसका एक्सिस और जो कि ये फॉलोअर है इसका एक्सिस, दोनों का एक्सिस क्या होता है, एक ही लाइन पे है। ठीक है, मतलब जो कि क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, मीन्स फॉलोअर का जो एक्सिस है वो केम के एक्सिस के क्या है, परपेंडिकुलर है। सो इन रेडियल केम द फॉलोअर रेसिप्रोकेट और ऑसिलेट्स इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द केम एक्सिस। क्लियर। सो इस तरह के केम को हम क्या बोलते हैं, रेडियल केम बोलते हैं या डिस्क केम बोल सकते हैं। ठीक है, अब ये दिख रहा है हमारा रोलर, ये कन्फिगरेशन देखा, इसमें भी सेम वही की वही कंडीशन है। ये नाइफ एज, फिर ये आपका रोलर और ये आपका ट्रांसलेट फॉलोअर। तो ये इस तरह के जो केम का जो शेप दिख रहा है ये आपका रेडियल या डिस्क केम होता है। उसके बाद होता है आपका सिलिंड्रिकल केम। तो सिलिंड्रिकल केम में क्या होता है, इन सिलिंड्रिकल केम्स द फॉलोअर रेसिप्रोकेट और ऑसिलेट इन अ डायरेक्शन पैरेलल टू द केम एक्सिस। अब जैसे कि आपको दिख रहा है स्टूडेंट्स यहाँ पे कि ये जो केम का जो शेप है वो किस तरह है, सिलिंड्रिकल शेप में है। अब यहाँ पे आपको जो ग्रूव्स दिख रहा है, ठीक है, तो इस ग्रूव्स में क्या होता है कि देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि केम एंड फॉलोअर में बेसिकली जो कॉन्टैक्ट्स होता है वो क्या होता है, हायर पेयर के थ्रू, मीन्स पॉइंट कॉन्टैक्ट होता है। तो ये जब फॉलोअर इस ग्रूव्स के अंदर जब मोशंस करता है, ठीक है, पॉइंट मीन्स कॉन्टैक्ट में आता है, और ये जब अपना एक्सिस पर रोटेट करता है आपका ये जो सिलिंड्रिकल केम, सो इस दौरान जो फॉलोअर का जो मोशन होता है ये इस तरह होता है। इस दौरान मतलब ये मोशन क्या होता है आपका, ये ट्रांसलेट करता है इस तरह। क्लियर। सो इसमें क्या होता है, इन सिलिंड्रिकल केम द फॉलोअर रेसिप्रोकेट और ऑसिलेट इन अ डायरेक्शन पैरेलल टू द केम एक्सिस। तो इसमें जो फॉलोअर है वो केम के एक्सिस के पैरेलल मोशन करता है, तो इसको बोलते हैं हम सिलिंड्रिकल केम। और उसके बाद होता है कभी कभी कुछ जगह पर हम जो केम का यूज़ करते हैं, जो शेप होता है वो इस तरह भी हो सकता है, वो होता है आपका वेज केम। सो दिस इज द सिंपलेस्ट टाइप्स ऑफ केम। द फॉलोअर में इधर ट्रांसलेट और ऑसिलेट। तो इस केस में भी क्या होता है कि देखिए, जैसे वेज टाइप का शेप है, अब इस शेप में क्या होता है कि जो आपका शेप है स्टार्टिंग से लेकर मतलब ये लोअर शेप से जाता है, ये हायर शेप में आ जाता है। ठीक है, तो ये इनिशियली इसका जो साइज़ है वो कम है और यहाँ पर इसका साइज़ क्या है, ज़्यादा है। तो ये मीन्स कुछ एंगल से क्या है, इंक्लाइंड है। अब जब कोई भी फॉलोअर हो सकता है, जैसे आपका नाइफ एज फॉलोअर हो सकता है, रोलर एज फॉलोअर हो सकता है, जब इन दोनों के कॉन्टैक्ट में आता है तो इनके बीच में जो मोशन होता है, तो स्टार्टिंग यहाँ से स्टार्टिंग में कम होता है, मतलब ये लोअर साइड में होता है, और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएगा ये हायर साइड में होगा। मतलब केम में क्या होगा
कि आपका जो पैर होगा वो किस तरह बनेगा। ये स्टार्टिंग में क्या होगा, ये यहाँ पर काफ़ी कम होगा और उसके बाद में जैसे जैसे ये आगे बढ़ते जाएगा तो इसका मोशन भी क्या होगा, फॉरवर्ड आगे की ओर जाएगा और फिर जब ये पीछे आएगा तो ये रिटर्न की ओर आएगा। तो इस तरह इसमें मोशन हो सकता है। तो ये होगी आपकी वेज केम। तो उम्मीद करता हूँ कि केम के क्लासिफिकेशंस आपको यहाँ पर क्लियर हो गए हैं। तो हमने रेडियल डिस्क केम ये भी डिस्कस किया है, उसके बाद हमने सिलेंड्रिकल केम ये भी डिस्कस किया और उसके साथ साथ में हमने वेज केम भी यहाँ पे डिस्कस किया है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, सो स्टूडेंट्स मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जैसे हमने क्लासिफिकेशंस ऑफ केम को डिस्कस किया, उसी तरह क्लासिफिकेशंस ऑफ फॉलोअर भी होता है हमारा। तो हमें ये भी देखना कि फॉलोअर की कौन कौन सी वैरायटीज़ हो सकती है, उसको हम किस किस हद तक क्लासिफिकेशन कर सकते हैं फॉलोअर का। तो बेसिकली जैसे कि यहाँ पे ही दिख रहा है कि ये फॉलोअर आपका क्या है, नाइफ एज है, ये फॉलोअर क्या है आपका, रोलर एज है। ठीक है, तो इस तरह फॉलोअर के भी वेराइटीज़ होती हैं, उस क्लासिफिकेशंस होते हैं। सो अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ फॉलोअर। सो अकॉर्डिंग टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट। अब अकॉर्डिंग टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट तो फॉलोअर के कितनी वेराइटीज़ हो सकती है, नाइफ एज फॉलोअर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो केम का जो शेप है ये एक स्पेसिफिक प्रोफाइल है। अब ये होता है आपका गाइड। गाइड मीन्स ये जिसमें फॉलोअर क्या करता है, स्लाइड करता है। जैसे कि आप देख रहे हो कि ये केम अगर मान लो आपकी रोटेट करती है, इस सपोज मान लो कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करती है। जब ये रोटेट करेगी तो इस गेम के सरफेस और इस फॉलोअर का जो सर्फ मीन्स ये जो एलिमेंट, ये फॉलोअर जो एलिमेंट है और ये जो केम का एलिमेंट, इन दोनों के बीच में क्या होगा, एक पॉइंट कांटेक्ट होगा और इनके बीच में एक स्लाइडिंग मोशन होगा। ठीक है, तो इस दौरान क्या होगा, जब स्लाइडिंग मोशन होगा तो जब ये रोटेट करेगा तो ये केम क्या होगी, आपका जो केम का जो मोशन होगा वो इस तरह होगा, अप एंड डाउन। मतलब केम का जो ये केम रोटेट करेगी तो फॉलोअर का मोशन किस तरह होगा, आपके अप एंड डाउन मोशन होगा। तो अब इनके जो बीच में जो शेप दिख रहा है, ये शेप कौन सा दिख रहा है आपका, नाइफ एज फॉलोअर। नाइफ एज फॉलोअर मतलब ये शेप जो होता है काफ़ी शार्प होता है। ठीक है, तो क्या होता है जनरली इस तरह के फॉलोअर का यूज़ हम बेसिकली जो इंडस्ट्री लेवल के जो केम एंड फॉलोअर मैकेनिज्म है वहाँ पर इस फॉलोअर का यूज़ नहीं करते, क्योंकि इसमें रेट ऑफ वियर ज़्यादा होता है। ठीक है, रेट ऑफ वियर मीन्स हाई रेट ऑफ वियर होता है और इसमें हाई मतलब क्योंकि इसकी शेप किसी है, शार्प शेप है। तो जब इनके बीच में जब कांटेक्ट होगा तो इस दौरान इसमें फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। फ्रिक्शन होने के कारण ये केम को डैमेज भी कर सकता है, इसलिए हम नाइफ एज फॉलोअर का कम से कम यूज़ करते हैं। इसकी एप्लीकेशन वाइडली बोल सकते हैं ना कि लार्ज स्केल में हम इस तरह के फॉलोअर का यूज़ नहीं करते हैं किसी भी पेयर में। ठीक है, उसके बाद होता है हमारा रोलर फॉलोअर। तो आप देख रहे हैं कि रोलर फॉलोअर क्या होता है कि जैसे आपको अभी मैंने बताया था कि नाइफ एज फॉलोअर में जिसकी जो शेप होती है वो काफ़ी शार्प होती है। तो हाई रेट ऑफ वियर को कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए हमें फॉलोअर के शेप में क्या करना होता है कि नाइफ एज फॉलोअर की जगह हम एक बॉल का यूज़ करना होता है। और ये बॉल क्या करती है, आपके इस एलिमेंट जो केम का एलिमेंट है और जो फॉलोअर का एलिमेंट है, इन दोनों के बीच में जो कॉन्टैक्ट होगा तो जो मोशन होगा वो कौन सा मोशन होगा, रोलिंग मोशन होगा। तो इस दौरान इसमें वियर एंड टियर क्या होता है, काफ़ी कम होता है। तो देखिए रोलिंग मोशन, फिर लेस वियर, फिर साइड थ्रस्ट, फिर मोर स्पेस। और इसका जो बेसिकली जो एप्लीकेशंस हैं वो स्टेशनरी गैस एंड ऑयल इंजन में हम ज़्यादा इसका यूज़ करते हैं और एयरक्राफ्ट इंजन में भी हम इस तरह के फॉलोअर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको रोलर फॉलोअर भी यहाँ पर क्लियर हो गया हो। अब उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है फ्लैट फेस्ड और मशरूम फॉलोअर। ठीक है, तो जैसे कि आपका नाइफ एज फॉलोअर, रोलर एज फॉलोअर हमने डिस्कस किया था, अब उसी के साथ हम बात करते हैं फ्लैट फेस और मशरूम फॉलोअर। तो देखो स्टूडेंट्स, आपको इस फॉलोअर में क्या दिख रहा है, इस फॉलोअर में जो आपको जो दिख रहा है कॉन्टैक्ट, जो केम के साथ में जो कॉन्टैक्ट करा हुआ फॉलोअर दिख रहा है, ये बिल्कुल फ्लैट है। तो इस दौरान ये इस तरह का जो फॉलोअर वहाँ पर यूज़ करते हैं जहाँ पर आपका ऑटोमोबाइल इंजन है। जैसे कि मैं अभी आपको बताया था कि इंटरनल कंबशन इंजन, जहाँ पे हम इनलेट वाल्व और आउटलेट वाल्व को ऑपरेट करने का काम करते हैं। तो उस तरह के इंजन में जो मैकेनिज्म का यूज़ होता है केम एंड फॉलोअर का, तो वहाँ पे जो फॉलोअर यूज़ होता है तो उसको बोलते हैं हम फ्लैट फेस, और मशरूम टाइप का जो फॉलोअर होता है वहाँ पर इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, सो इसके भी कुछ एडवांटेज हैं। एडवांटेज ये कि इसमें स्पेस क्या होता है, लिमिटेड होता है। और दूसरा
कि इसमें लेस साइड थ्रस्ट होता है, ठीक है। और उसके अलावा इसमें ये भी है कि इसमें भी जो वियर रेट जो होता है वो भी काफ़ी कम होता है, और नाइफ एज फॉलोअर के कंपेयर में इसमें भी वियर रेट काफ़ी कम होता है। तो इसका हम जनरली एप्लीकेशन हायर मीन मतलब लार्ज वैरायटी में ज़्यादा यूज़ करते हैं इस तरह के फॉलोअर को। उसके साथ साथ में अब कई जगह पे अगर हम देखते हैं तो ये जो आपके जो केम के साथ में जो फॉलोअर का जो कॉन्टैक्ट है, तो इसमें कई जगह हम देखते हैं किसी इंडस्ट्री में या किसी छोटी मोटी इंडस्ट्री में भी देखते हैं, तो जहाँ पर हम स्फेरिकल शेप टाइप का फॉलोअर होता है तो उस तरह के फॉलोअर को बोलते हैं स्फेरिकल फेस फॉलोअर। इसमें भी क्या होता है, लेस वियर और लेस स्पेस होता है, ठीक है। तो इस तरह हमने फॉलोअर और केम सभी को यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। तो ये कंसेप्ट अगर आपको यहाँ पर क्लियर हो जाते हैं तो उसके बाद आपको एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। अब स्टूडेंट मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि जब आपको केम एंड फॉलोअर के बारे में प्रॉपर नॉलेज हो जाता है तो उसके बाद हम एक चीज़ का एनालिसिस करते हैं। जैसे कि आपको मैं एक इसी एग्जांपल से बताता हूँ कि ये जैसे कि आपका फ्लैट फेस फॉलोअर है और ये आपका केम है। अब ये केम है जब ये रोटेट कर रही है, ठीक है, मीन्स ये रोटेटिंग एलिमेंट है, जब ये रोटेट करेगी तो रोटेट करने के साथ ये जो आपका फॉलोअर है इसके रिस्पेक्ट में क्या करेगा, इसको फॉलो करेगा इस मैकेनिज्म को, और ये क्या करेगा इस डायरेक्शन में अप एंड डाउन होगा। तो इसमें क्या होगा कि या तो फॉलोअर आउटर में जाएगा और उसके बाद में कुछ पोजीशन के बाद में ये अपने पोजीशन को एज इट इज़ रखेगा, इसको बोलते हैं हम ड्वेल, और उसके बाद में अपनी पोजीशन पे रिटर्न आ जाएगा। तो पूरा जो इम्पॉर्टेंट रोल होता है वो आपके कैम का होता है। जैसे जैसे केम रोटेट करती है और जो फॉलोअर का जो मैकेनिज्म है वो केम के साइज पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसमें 3 चीज़ें होती है आपकी, ये होती है आपकी आउटर, उसके बाद ड्वेल एंड उसके बाद होता है रिटर्न। तो इन 3 चीज़ों के बेस पर हम केम के एक्सपेरिमेंट को एनालिसिस करेंगे, जहाँ पे हमें केम का एनालिसिस करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बेसिक चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें जो कि प्रैक्टिकल का डिस्कस करना है, जिसमें हमें क्या करना है, टू प्लॉट डिस्प्लेसमेंट वर्सेस एंगल ऑफ रोटेशन कर्व फॉर वेरियस केम। तो हर एक केम के लिए हमें क्या करना है, एक ग्राफ को प्लॉट करना है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि इतना तो आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। तो अब ये हमारा कंप्लीट केम एनालिसिस का सेटअप है, ठीक है, जिसे हमें परफॉर्म करना है। सो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें यहाँ पर बताना चाहूँगा। अगर ये क्लियर हो गई तो उसके बाद हम एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि ये केम ऑपरेटर्स हैं, इसमें हमारे पास एक ये है आपका टेंजेंट कैम, और इसके साथ में हमारे पास जो फॉलोअर है ये है रोलर फॉलोअर, ठीक है। अब जैसे कि स्टूडेंट्स मैं आपको ऑलरेडी थ्योरी क्लासेस में बता चुका हूँ कि इनके बीच में जो कांटेक्ट होता है वो क्या होता है, आपका लाइन कांटेक्ट होता है, ठीक है। अब हम अगर अपने एक्सपेरिमेंट पर आते हैं तो ये आपकी डीसी मोटर होती है, ये आपका सर्कुलर स्केल होता है जहाँ पर 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक का एंगल हमको यहाँ पर मेजर करना होता है, ठीक है। और उसके साथ में ये डायल गेज होता है, जहाँ से हमें जब अगर जैसे कि आप जानते हो कि केम में क्या होता है कि जब केम आपका रोटेट करता है, ठीक है, तो उस दौरान क्या होता है, केम जब रोटेट करता है तो इसका अटैचमेंट किससे होता है, फॉलोअर से होता है। जब केम रोटेट करता है तो फॉलोअर आपका अप एंड डाउन मोशंस करता है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं केम के साथ में जो फॉलोअर है, जब भी फॉलोअर जब केम रोटेट करेगा तो फॉलोअर क्या करेगा, अप एंड डाउन मोशंस करेगा। तो इसका जो अप एंड डाउन मोशन होगा वो हम डायल गेज से मेजर करेंगे डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में, ठीक है। तो इसमें जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा आपके mm में होगा। और इसके साथ मैं आपको एक चीज़ ये भी बताना चाहता हूँ बिफोर परफॉर्मिंग आवर एक्सपेरिमेंट कि ये जो डीसी मोटर है इसका हम यूज़ कब करेंगे। पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हम इस प्रैक्टिकल को मैनुअली परफॉर्म करेंगे, ठीक है, क्योंकि मैनुअली परफॉर्म करेंगे तब हमें डायल गेज की ज़रूरत होती है। जब हम इसको मैनुअली परफॉर्म नहीं करते हैं तब हमें डीसी मोटर की ज़रूरत पड़ती है। अब डीसी मोटर का यूज़ तब होगा जब हमें इस पर जंप फिनोमिना फाइंड करना होता है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जंप फिनोमिना होता क्या है। जैसे कि आप जानते हो कि केम रोटेट करती है, तो केम के साथ जो दूसरा एलिमेंट होता है फॉलोअर, केम रोटेट करती है तो फॉलोअर क्या होता है, अप एंड डाउन मोशंस करता है। तो उनके बीच में जो कांटेक्ट होता है अगर वो लूज
रिड्यूस होता है, तो आप उसको बोल सकते हैं कि वो हमारा क्या होगा, जंप फिनोमिना होगा। तो जंप फिनोमिना को रिड्यूस करने के लिए, चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले तो इस डायल गेज को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं और ये जो प्लेट दिख रही है फॉलोअर की, इस प्लेट पर बैट्स को अटैच करते हैं और उसके बाद डीसी मोटर से सप्लाई देते हैं और उसके बाद चेक करते हैं कि इसमें जंप फिनोमिना कितना रिड्यूस हो रहा है। तो अभी हम प्रैक्टिकल को मैनुअली करते हैं और उसके बाद मैं आपको हर एक चीज़ क्लियर करूँगा। तो जैसे कि आपको यहाँ पर जो स्केल दिख रही है, ये एक सर्कुलर स्केल जहाँ पर 0 से लेकर 360 डिग्री तक एंगल होता है। उसके साथ ये आपकी केम शाफ्ट होती है और केम शाफ्ट पर आपका केम माउंटेड होता है, जैसे कि जो आपको दिख रहा है। उसके साथ में ये है आपका फॉलोअर, जिसको बोलते हैं रोलर फॉलोअर। एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ये जो केम दिख रही है, इसका जो शेप होता है, ये किस तरह की केम होती है, ये टेंजेंट केम होती है और इन दोनों के बीच में जो कांटेक्ट होता है वो होता है आपका लाइन कांटेक्ट, ठीक है। और उसके साथ में होता है ये हमारा डायल गेज। सो स्टूडेंट्स, आपको ये जो डायल गेज दिख रहा है, जब भी हम एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करेंगे जहाँ पे हम फॉलोअर का हमको डिस्प्लेसमेंट मेजरमेंट करना होता है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इसे 0 पर सेट करना होता है, ठीक है। जैसे अगर हम इसको 0 पर सेट करेंगे तो हमारे पास 2 नीडल हैं। कौन कौन सी नीडल, एक लार्जर नीडल है और एक स्मॉल नीडल है। ये दोनों क्या होना चाहिए, 0 पर सेट होना चाहिए। जब दोनों 0 पर सेट हो जाए तब हम फिर रीडिंग का मेजरमेंट करेंगे, ठीक है। अब देखिए, जैसे कि यहाँ पर जो डिवीज़न है 0 से स्टार्ट करते हैं, तो टोटल डिवीज़न कितने हैं हमारे पास, 100, 0 to 10, 20, 30, 40, 50, 60 to 100। तो टोटल डिवीज़न कितने हैं हमारे पास, 100। और इसके साथ में ये जो येलो सर्कल, ये जो ब्लैक सर्कल दिख रहा है, ये येलो स्क्रीन पर, तो इसमें कितने डिवीज़न है, 10 डिवीज़न है। और उसके साथ में हमारे पास ये जो पॉइंट में लिखी है वैल्यू 0.01 to 10 mm, दैट मीन्स कि हम 0.01 mm से 10 mm तक का डिस्प्लेसमेंट इजीली तरीके से मेजर कर सकते हैं। ये इसकी लिमिट दे रखी है, ठीक है। अब जब हम इसका रीडिंग मीन्स इसका, जैसे कि आप देख रहे हो कि ये हमारे डायल गेज में टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स कितने हैं, 100। सो अगर ये एक पूरा रिवॉल्यूशंस कंप्लीट करता है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 1 mm डिस्प्लेसमेंट को कवर करता है। सो चूंकि इसमें नंबर ऑफ डिवीजन्स कितने 100 है, सो 1/100, तो 0.01 इसकी डिस्काउंट वैल्यू हो जाएगी। क्लियर। तो आप डिस्काउंट वैल्यू कैसे फाइंड करोगे कि नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इस जो लार्जर निडल दिख रहा है, अगर ये टोटल पूरा रिवॉल्यूशंस करेगा सो ये 1 mm डिस्प्लेसमेंट को क्लियर करेगा। सो आप टोटल डिवीजन अगर देखें तो कितने डिवीजन है, 100 डिवीजन है, तो 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिवीजन 100, तो ये हो गई 0.01 इसकी डिस्काउंट वैल्यू, ठीक है। तो हम 0.01 से लेकर 10 mm तक का डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक। ओके, अब हम अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, अब डायल गेज की रीडिंग हम कैसे रीड करेंगे वो मैं आपको एक्सपेरिमेंट में परफॉर्म करते हुए बताऊंगा, ठीक है। अब हम जब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं तो इसमें सबसे पहले तो अब हमने एक चीज़ तो देख ही ली है कि ये 0 पर है। उसके बाद में जो निडल्स हैं, दोनों निडल्स क्या है, वो भी 0 पर है। अब हम एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे कि मैंने ऑब्जर्वेशन टेबल यहाँ पर बना रखी है। इस ऑब्जर्वेशन टेबल में मेरे पास जो 360 डिग्री टोटल एंगल है, इसको मैंने हर एक एंगल 360 को 20 से एंगल को क्या कर दिया, डिवीजन में डिवाइड कर दिया है। तो 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, ऐसे करते करते 340 to 60 तक मैंने इसको डिवाइड कर दिया है। अब यहाँ पर जैसे टेबल में दे रखा है फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट। मीन्स जब भी हम रीडिंग लेंगे, जैसे कि 0 से 20 तक की बात करता हूँ, तो 0 से 20, जैसे कि मान लो ये हमारा सर्कुलर स्केल है, तो इस सर्कुलर स्केल में मैं 0 से 20 तक क्या करूँगा, एंगल में जो मेजरमेंट करूँगा 20 तक की, इसमें टोटल जो आपका ये जो डायल गेज में इसमें कितना डिवीज़न आएगा उसको शो करूँगा। और उसके बाद में उस पर्टिकुलर जितने भी नंबर्स होंगे उसको डिस्काउंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करूँगा, तो डायरेक्ट मेरी वैल्यू मुझे मिल जाएगी। तो हम एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं। तो 0 से 20 तक, तो देखिए 0 से 20 तक, तो देखिए 0 से 20 तक हमें यहाँ पर लेना है, ठीक है। तो अब इसका रिफ्लेक्ट कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। तो देखिए ये हमारी जो वैल्यू आई एक्चुअल में 37, ओके, 0.37। तो 0.37 हमारी क्या है, ये इनिशियल वैल्यू है। सॉरी,
इनिशियल पोजीशन हमारी क्या होगी, 0 पे होगी, ठीक है। तो जो हमने पहले बताया था, और फाइनल पोजीशन कितना है आपका, ये आया हमारा 3.37 सॉरी 37, तो मतलब 0.37। तो देखिए फाइनल पोजीशन कितनी आ गई, 0.37। इनिशियल पोजीशन मतलब हमने डायल गैस पे जो नीडल को रखा था वो कितने पे रखा था, 0 पे रखा था, और फाइनल पोजीशन कितनी है, 0.37। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस होगा, वो होगा 0.37 mm, ठीक है। नाउ नेक्स्ट रीडिंग देखेंगे आप 20 to 40 के लिए। तो 20 to 40 के लिए जैसे कि यहाँ पर एंगल दे रखा है हमारा 20 to 40 के लिए। तो आप सबसे पहले अगर 20 to 40 के लिए देखेंगे तो अब हमारा ये जो फाइनल पोजीशन है ये इनिशियल पोजीशन का काम करेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इनिशियल पोजीशन 0.37। अब हम फाइनल पोजीशन देखेंगे कि 20 से 40 एंगल तक जाने पर कितना डिस्प्लेसमेंट होता है फॉलोअर्स का। तो देखिए 64 है ना, तो 0.64 मतलब 64 डिवीजन दैट मीन्स 0.64। सो फाइनल पोजीशन कितनी हो गई इसकी, 0.64। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो हम यहाँ पर निकालेंगे। सो 0.27 mm, जो कि हमारी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 20 to 40 तक। अब हमारा नेक्स्ट जो एंगल है वो 40 to 60 डिग्री है। तो अब हम 40 to 60 डिग्री की बात करते हैं। तो ये 40 और 60 डिग्री दैट मीन्स हमें 40 से 60 डिग्री तक एंगल मेजरमेंट करना है और उसका डिस्प्लेसमेंट चेक करना है। तो सबसे पहले अब जो इसकी जो फाइनल पोजीशन है वो हमारी यहाँ पे क्या होगी, इनिशियल पोजीशन हो जाएगी, तो हो जाएगा 0.64। अब हम 40 to 60 यहाँ पर एंगल का मेजरमेंट करते हैं। तो देखिए 40 to 60 ये कहाँ तक जाता है, 81 दैट मीन्स 0.81 है ना, 0.81। सो हमारा फाइनल पोजीशन कितना हो जाएगा, 0.81, ठीक है। सो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो यहाँ पर हम लिख देंगे। तो वो हो जाएगा 0.81 और 0.64। सो ये हो जाएगा हमारा ये टोटल 0.17 mm। ओके, अब हम हमारा जो नेक्स्ट एंगल होगा वो 60 to 80 डिग्री मीन्स यहाँ हमें 60 to 80 डिग्री पर एंगल पर इसको डिस्प्लेसमेंट को चेक करना है। तो देखते हैं हम। तो यहाँ हमारा सबसे पहले 60 to 80 पर देखोगे तो ये जो फाइनल पोजीशन है तो ये क्या हो जाएगी, आपकी इनिशियल पोजीशन हो जाएगी 0.81। अब फाइनल पोजीशन हम चेक करेंगे एंगल के थ्रू। तो ये हमारा आ रहा है 0.85। सो 0.85। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना होगा, 0.04 mm। नाउ नेक्स्ट एंगल इज 80 to 100, ठीक है। तो हमारी जो इनिशियल पोजीशन होगी वो कितनी हो जाएगी, अब 0.85 जो होगा हमारा इनिशियल पोजीशन हो जाएगी। सो अब 80 to 100 के लिए हम यहाँ पर देखेंगे। 80 to 100 के लिए अभी देखिए रिवर्स में आ रही है 0.79। अब 0.79। सो फाइनल वैल्यू जो आ रही है हमारी 0.79। सो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे हम क्या चीज देख रहे हैं कि हमारी जो इनिशियल पोजीशन थी 80 to 100 पर वो कितना था, 0.85। अब ये जो वैल्यू है फाइनल पोजीशन कितनी है, 0.79। अब हम क्या देख रहे हैं कि ये जो वैल्यू है, पहले तो हम क्या देख रहे थे कि सारी वैल्यू क्या क्लॉकवाइज में जा रही थी। अब ये वैल्यू जो हो रही है हमारा काउंटर क्लॉकवाइज में आ रही है। दैट मीन्स कि वो वैल्यू क्या है हमारी एक तरह से नेगेटिव वैल्यू। तो इनका जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, फाइनल और इनिशियल, तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो आएगा हमारा नेगेटिव। सो -0.06 mm ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। सो 80 to 100 पर हमारा जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो क्या हुआ, माइनस में आया 0.06। सो अब हम बात करते हैं 100 to 120 डिग्री। अब
100 to 120 डिग्री पर हमारा जो इनिशियल पोजीशन हो जाएगा वो हो जाएगा 0.79, ठीक है। तो 0.79 हमारा इनिशियल पोजीशन हो जाएगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं एंगल को 100 to 120। तो यहाँ पर देखिए इसका सो ये आ रहा है हमारा 0.94। सो 0.94। सो देखिए इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन तो 0.94। तो ये हमारा जो डिफरेंस आएगा 0.15 mm। सो हमने 100 से 120 एंगल का भी कर लिया। अब हमें जाना है 120 टू 140 डिग्री के लिए। तो 120 टू 140 डिग्री के लिए जाएंगे। सो इनिशियल पोजीशन जो रहेगा हमारा 0.94। अब फाइनल पोजीशंस के लिए हम डायल गेज पर देखते हैं। एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट, 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो दूसरा रिवॉल्यूशन भी कंप्लीट हो गया। सो जो हमारी रीडिंग है वो कितना होगा 2.11। मतलब टोटल रिवॉल्यूशंस कितने कंप्लीट हुए हैं, 1 रिवॉल्यूशन, उसके बाद देन दूसरा रिवॉल्यूशन, तो 2.11। अब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है सो 1.17 mm, जो कि वैल्यू क्या है मेरी पॉजिटिव है, ठीक है। अब देखिए अब हमारी जो इनिशियल पोजीशन है, अब हम बात करते हैं 140 टू 160 डिग्री के लिए। अब यहाँ पर हमें डायल गेज से देखना होगा कि हमारी इनिशियल पोजीशन क्या है। तो ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं डायल गेज पर। तो डायल गेज पर हमारी इनिशियल पोजीशन है 0.5, ठीक है। तो 0.5 हमारी इनिशियल पोजीशन होगी यहाँ पे, सॉरी 0.05। ये हमारी 5 डिवीजन को मतलब 0.05 हमारी इनिशियल पोजीशन है, ठीक है। अब हम फाइनल पोजीशन देखते हैं। वन रिवॉल्यूशन, 2 रिवॉल्यूशंस, 3 रिवॉल्यूशंस, ओके 3 रिवॉल्यूशंस के बाद 3.4, ठीक है। तो इस तरह हमने काउंट किया। सो टोटल 3 रिवॉल्यूशन के बाद 3.6, 1 2 3 4 5 6, तो 3.6, ठीक है। सो फाइनल पोजीशन आ गई 140-60 डिग्री एंगल के लिए 3.6। अब हम इसका डिफरेंस निकालेंगे 3.55 mm। सो अब हम बात करते हैं 160 टू 180 डिग्री के लिए। अब इसके लिए हमें इनिशियल पोजीशन देखना होगा, तो हम डायल गेज पे जाएंगे। तो हमारी जो इनिशियल पोजीशन है 0.65, ठीक है। तो ये हमारी इनिशियल पोजीशन है। तो ये हो गया आपका 0.65 हमारी इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन आप यहाँ से हम देखते हैं। वन रिवॉल्यूशन, ओके 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट नहीं हुआ अभी, हो गया। तो कितना हुआ ये है, तो ये होगा हमारा 1.87, ठीक है। 1.87 ये हो गया हमारा फाइनल पोजीशन। सो देखिए इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन, तो अब इन दोनों के बीच का हमें क्या निकालना पड़ेगा, डिफरेंस निकालना पड़ेगा। सो 1.22 ये आ गया हमारे इन दोनों के बीच का डिफरेंस। अब हमें एंगल जो देखना है 180 टू 200 के लिए एंगल देखना है। अब हमें इनिशियल पोजीशन देखना है 0.48, तो यहाँ पर हम देखेंगे वो है हमारा 0.48, ठीक है। तो 0.48 हमारी अब ये इनिशियल पोजीशन होगी, 0.48 इनिशियल पोजीशन होगी किसके लिए, 180 टू 200 एंगल के लिए। तो ये इनिशियल पोजीशन। अब फाइनल पोजीशन हम यहाँ पर डायल गेज से देखेंगे। रिवर्स में गया 1 रिवॉल्यूशंस,
2 रिवॉल्यूशन। सो एक 1 डिवीजन तो 1 रिवॉल्यूशन तो हमारा हो गया था। तो आप टोटल अगर हम काउंट करते हैं तो ये होता है हमारा 1.8। तो फाइनल पोजीशन है 1.8। तो अब हम इसका डिफरेंस निकालेंगे। तो डिफरेंस हुआ 1.32 mm। 0.68 इनिशियल है। सॉरी 0.68 आपका इनिशियल था। नहीं अब सो नेक्स्ट रीडिंग जो हमारी है 200 to 220 के लिए, तो हमें सबसे पहले इसका इनिशियल देखना होगा। तो इनिशियल हम यहाँ डायल गेज से दिखते हैं। तो वो इनिशियल है हमारा 0.68। 0.68 हमारा इनिशियल है। अब फाइनल हम देखते हैं। सो ये रिवर्स में गया 1 रिवॉल्यूशन, 2 रिवॉल्यूशंस, 4 रिवॉल्यूशंस। ठीक है। सो टोटल रीडिंग हो गई हमारी 4 mm। ठीक है। सो हमारी फाइनल रीडिंग आई 4 mm। ठीक है। तो जो कि आई माइनस में, और ये पहले वाली भी माइनस में थी। ठीक है। तो 4 माइनस 0.6, मतलब इनका दोनों का डिफरेंस हम लेते हैं, तो हो जाएगा 3.32 mm। इनिशियल 0.6। अब नेक्स्ट रीडिंग जो हमारी है 220 to 240, उसके लिए जो हमारा इनिशियल है 0.68, यहाँ पे हमारा इनिशियल है। सो इनिशियल हमारा कितना आएगा इसके लिए 0.68। अब ये जो इनिशियल 0.68, अब हमें फाइनल देखना है। तो फाइनल हम देखते हैं। ये रिवर्स में गया 1 रिवॉल्यूशन, 2 रिवॉल्यूशंस, 2.59। तो 2.5 जो कि माइनस में है, डिफरेंस होगा 1.91। 91। अब हम इसकी बात करें 240 to 260, तो इसका जो इनिशियल है वह है हमारा 0.09। ये इनिशियल है। अब फाइनल चेक करेंगे 240 to 60 डिग्री के लिए। रिवर्स में गया 0.29, सॉरी 0.80 नेगेटिव। सो जो इस रीडिंग में आपने देखा था, पहले ये 0.9 पे था, तो 0.9 से ये इस रिवर्स डायरेक्शन में आएगा। तो ये टोटल डिवीजन कितने 9, और 9 के बाद ही 20, तो टोटल कितने हो गए 29। ठीक है। 0.29 मतलब 20, तो 20 का मल्टीप्लाई 0.1 से करोगे तो मतलब ये कितना होगा 0.29। ठीक है। तो ये आपका 0.29 आएगा। सो जो डिफरेंस है आपका 0.29। ठीक है। अब इस तो नेक्स्ट 260 to 280 के लिए हमारी जो इनिशियल रीडिंग है वह है हमारी 0.80। अब हम फाइनल रीडिंग देखेंगे। ये भी रिवर्स में जा रहा है, सॉरी फॉरवर्ड में जा रहा है, फॉरवर्ड। ये फॉरवर्ड में है। तो ये हमारी रीडिंग आ रही फॉरवर्ड में 0.5। तो 0.5 हमारी जो रीडिंग है, तो ये जो 0.5 है और ये 20, तो ये कितना हो जाएगा 0.25। ये जो फाइनल रीडिंग हो गई वो हो गई 0.25, जो कि पॉजिटिव है। ठीक है। सो अब जो डिफरेंस होगा इनका वो होगा 0.25। जो रीडिंग थी वो क्या था 0.05 था। ठीक है। तो देखो ये था 80 और ये 5, तो देखिए 80 से 90 10, 90 से 100 20, और उसके बाद में यहाँ पर 5 और काउंट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा
टोटल हो जाएगा आपका 25, तो 25 मीन्स 0.25। तो ये हमने 0.25 यहाँ का डिफरेंस लिखा। अब उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट एंगल है 280 to 300, अब उसके लिए हम यहाँ पर एंगल देखेंगे, मतलब इनिशियल पोजीशन देखेंगे। तो इनिशियल पोजीशन है वो हमारी 0.05, तो ये हमारी इनिशियल पोजीशन 0.05। अब हम इसकी फाइनल पोजीशन देखते हैं। तो देखिए ये फाइनल पोजीशन, अब ये भी फॉरवर्ड जा रहा है, .25, तो फाइनल पोजीशन 0.25, तो 0.25 और 0.05, सो जो डिफरेंस होगा वो होगा आपका 0.2। नाउ नेक्स्ट है 300 to 320 के लिए। तो 300 to 320 के लिए हम पहले इनिशियल पोजीशन देखेंगे। तो इनिशियल पोजीशन यहाँ पे हमारा क्या होगा, 0.25 हमारा इनिशियल पोजीशन है। सो फाइनल पोजीशन जो होगा हमारा 0.55। सो हमारा जो डिफरेंस होगा 0.3 हुआ। अब नेक्स्ट है 320 to 340, तो इसके लिए पहले हमें इनिशियल पोजीशन देखना होगा। अब इनिशियल पोजीशन हम यहाँ पे देखते हैं। तो ये है हमारी इनिशियल पोजीशन 0.55। अब फाइनल, सो 320 to 340 के लिए फाइनल पोजीशन देखते हैं हम। तो ये फाइनल पोजीशन है 0.88। सो आप डिफरेंस निकालेंगे 0.33। नाउ लास्ट एंगल बचा है हमारा 340 to 360 डिग्री। तो उसके लिए पहले हमें इनिशियल पोजीशन, तो इनिशियल पोजीशन यहाँ से देखते हैं। तो 0.88 ये हमारा इनिशियल पोजीशन है। अब फाइनल पोजीशन हम यहाँ पर देखते हैं। 12 डिवीजन कवर हो गए हैं और प्लस 22, तो 12 प्लस 22, सो 0.22 तो था ही, और प्लस 0.12। सो ये जो आपका फाइनल डिस्प्लेसमेंट है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका जो डिफरेंस है इक्वल टू 34, ठीक है। ये 34 था आपका और ये 0.88। तब इनके जो डिफरेंस है, तो जैसे कि आप देख रहे हो ये फाइनल रीडिंग था, तो 0 के बाद जो डिफरेंस है जो फॉरवर्ड में गया यहाँ से आगे की ओर, तो ये 34, तो हम इसको फाइनल कितना मानेंगे 0.34। सो ये आपका फाइनल डिस्प्लेसमेंट हो गया 0.34। सो इस तरह हमने इसकी रीडिंग यहाँ पर फाइंड कर ली। तो हमने हर एक एंगल पर जो पोजीशन है, मतलब डिस्प्लेसमेंट पोजीशन है वो फाइंड कर ली। तो उम्मीद करता हूँ कि ये एक्सपेरिमेंट में एटलीस्ट आपको कैलकुलेशन पार्ट में जो ऑब्जर्वेशन टेबल है ये आपको इजीली तरीके से समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि इतना क्लियर है। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको ग्राफ को कैसे प्लॉट करते हैं वो मैं आपको बताऊँगा।